नमस्कार मित्रों, जीएस बायो गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने पोरीफेरा फाइलम के कैरेक्टर्स और पोरीफेरा फाइलम के क्लासिफिकेशन के विषय में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं फाइलम सीलेंटेटा की। किसकी? फाइलम सीलेंटेटा की। और फाइलम सीलेंटेटा का सेकंड जो नाम है वह है निडेरिया। क्या बोला मैं? निडेरिया। तो फाइलम सीलेंटेटा इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट का थर्ड फाइलम। पहला फाइलम प्रोटोजोआ और सेकंड पोरीफेरा है, और जो थर्ड फाइलम है वो सीलेंटेटा या निडेरिया है। अब इसके आज जनरल कैरेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं कि सीलेंटेटा फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो सीलेंटेटा को सेकंड नाम मैंने क्या बताया? निडेरिया। इसका मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स बियरिंग एनिमल। दोबारा बोल देता हूँ मैं, स्टिंग सेल्स बियरिंग एनिमल्स लिखा है, स्टिंग सेल्स बियरिंग एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो स्टिंगिंग सेल्स अथवा दंश कोशिकाओं को पहने हुए होते हैं या धारण किए हुए होते हैं। तो सीलेंटेटा के जो एनिमल्स हैं उनमें स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, अर्थात दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये दंश कोशिकाएं किस लिए होती हैं ये आगे बात करेंगे हम। तो देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। मेटाजोअल रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को कहते हैं हम हिंदी में अरीय सममिति। तो ये जो हैं सीलेंटेटा एनिमल्स जो हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ फाइलम था, यूनिसेलुलर था, लेकिन ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे मेटोजन बोलते हैं। और सेकंड जो टर्म बोला मैंने वो बोला रेडियल सिमेट्री, यानी कि अरीय सममिति। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है समझ लेते हैं। समिति का सिमेट्री का मतलब समझ लेते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो शेप होती है वो 3 डायमेंशियल होती है, त्रिसतही होती है, त्रिविम डायमेंशियल होता है उनका। कहने का मतलब जैसा मेरा ये है, ये अगला भाग है, वेंट्रल साइड है, बैक ये कमर, ये डोर्सल साइड है, और ये जो साइड की इसे बोलते हैं लैटरल साइड। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो पैटेल वालों, लैटरल साइड। ये वेंट्रल हो गई, बैक साइड की डोर्सल हो गई, और साइड वाली लैटरल हो गई। तो 3 डायमेंशनल शेप में एनिमल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सिमेट्री है ये रेडियल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्रिकल में एनिमल्स 3 फॉर्म में यानी पाए जाते हैं। तो यह बात जो सीलेंटेटा वाले एनिमल्स हैं उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें अंग या ऑर्गन उनकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस, यानी कि उनकी बॉडी के, उनके शरीर के जो केंद्रीय अक्ष है उसके चारों ओर जो रेडियाई है यानी त्रिज्या है, उस त्रिज्या पर अंग सिचुएटेड होते हैं। अब ऐसे एनिमल्स को यदि हम कई टुकड़ों में काट दें, कई टुकड़ों में बांट दें, तो प्रति एक पार्ट जो भी हमने काटा है उसमें सेम ऑर्गन स्ट्रक्चर या सेम ऑर्गन अरेंजमेंट होगा। यानी कि जो एक पीस काटा उसमें भी वही अंग होंगे, दूसरा जो पीस काटा उसमें भी वही अंग होंगे, यानी ऑर्गन अरेंजमेंट सेम होगा। लेकिन अपन यदि मैन की बॉडी को काटें तो 2 भागों में तो बट सकती है वो, तो ये दूसरी सिमेट्री हुई। लेकिन यहाँ रेडियल सिमेट्री की बात चल रही है, तो ये रेडियल सिमेट्री हो गई। अब बात कर लेते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके शरीर का संगठन कैसा है। जो सीलेंटेट वाले एनिमल्स हैं उनका शारीरिक संगठन किस लेवल का, किस स्तर का है। तो इसमें यहाँ से शुरुआत होती है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऊतकीय संगठन वाला
उत्कीय संगठन स्तर वाला शरीर यहाँ देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सीलेंटेटा फाइलम से। नेक्स्ट, स्पीसीज नंबर 1000 स्पीसीज सीलेंटेटा की पाई जाती हैं। 1000 प्रकार के इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्वेटिक जलीय। तो ये बात तो निश्चित है कि जितने भी सीलेंटेटा फाइलम के एनिमल्स सब एक्वेटिक होते हैं, सब जलीय होते हैं, लेकिन वो भी 2 प्रकार के मीडियम में रहते हैं। जल तो जरूरी है, लेकिन 2 प्रकार का जल, जैसे कि कुछ रहते हैं, अधिकांश मोस्टली मैरीन वाटर, यानी ज़्यादातर जो रहते हैं वो समुद्री पानी में रहते हैं। और समुद्री पानी आप जानते हो कैसा होता, लवणीय होता, सैलाइन होता, खारा होता है। तो ये लिखा है मोस्टली मैरीन वाटर, यानी समुद्री पानी, यानी लवणीय जल में। और दूसरे कुछ बचे वो होते हैं फ्रेश वाटर में। किस में होते हैं? ताज़े जल में, अलवणीय जल में, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अब आप जानते हो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता, रिवर में पाया जाता, तालाब में, पॉन्ड में पाया जाता, झरनों में पाया जाता है। ये सब फ्रेश वाटर अलवणीय जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सोलिटेरी सिंगल। सोलिटेरी सिंगल का मतलब है कि ये जो एनिमल्स हैं ये अकेले भी पाए जा सकते हैं या कॉलोनियल और कॉलोनी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सेडेंटरी, सेडेंटरी स्थानबद्ध और फ्री फ्लोटिंग। यहाँ कंडीशन समझ लो कि ये सिंगल भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, और दूसरे ये स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, एक जगह भी रह सकते हैं, और कुछ फ्री फ्लोटिंग, कुछ स्वतंत्र रूप से तैरते भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनका जो शरीर है, इनकी शरीर की जो देह भित्ति है, इनके शरीर की जो बॉडी वाल है वो 2 लेयर से मिलकर बनी है, यानी डिप्लोब्लास्टिक है, द्विस्तरीय है। तो 2 लेयर इनकी बॉडी वाल में या देह भित्ति में पाई जाती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। मेरे साथ बोलो, एक्टोडर्म। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम? एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। अब ये जो आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इसके बीच में जेली लाइक, इसके बीच में जेली लाइक पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? जेली लाइक पदार्थ, जिसे कहते हैं हम मीजोगिलिया। मीजोगिलिया, मेरे साथ बोलो, मीजोगिलिया। तो इन दोनों लेयर के बीच में मीजोगिलिया भरा होता है, जिसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा में भी देखने को मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी कि जो शरीर की गुहा है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर। यानी कि सीलेंटेटा फाइलम के एनिमल्स में जो बॉडी वाल में कैविटी पाई जाती है उसका क्या नाम है? गैस्ट्रोवेस्कुलर। क्या बोला मैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर। जबकि पोरीफेरा एनिमल्स में कौन सी कैविटी थी? स्पंजोसील। कौन सी थी? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। लेकिन यहाँ क्या है, ध्यान रखना, यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का क्या मतलब है कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है एक तरीके से डाइजेस्टिव ट्यूब की भांति, यानी कि पाचक नली की तरह एक काम करती है, और बाहर एक टर्मिनल अपर्चर के थ्रू, यानी कि बाहर की साइड में एक शीर्षस्थ छिद्र के रूप में बाहर खुलती है बॉडी से, जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। तो इसी माउथ के जरिए, इसी टर्मिनल अपर्चर के जरिए फूड अंदर जाता है और पचा हुआ फूड भी इसी के जरिए बाहर निकलता है। यानी कि इसमें एनस नहीं होता, गुदा नहीं होता, खाते भी उससे हैं और निकालते भी उसी से हैं। तो ये लिखा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, डाइजेस्टिव ट्यूब की तरह फंक्शन करती है। यानी कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है एक पाचक ट्यूब की तरह काम करती है, और जो टर्मिनल अपर्चर यानी छिद्र के द्वारा आउटसाइड बाहर की तरफ ओपन होती है, और जिसे क्या कहते हैं हम? माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और
एनस गुदा, एनस को हिंदी में क्या कहते हैं? गुदा, यानी कि ये एब्सेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसी से खाना है, उसी से बाहर निकालना है। ठीक, अब ये जो माउथ है, ये जो माउथ है, इसके चारों ओर बहुत सारे टेंटाकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेरे साथ बोलो, टेंटाकल्स या स्पर्शक। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक या टेंटाकल्स इस माउथ के चारों तरफ पाए जाते हैं। बात चल रही थी, मैंने शुरू में बताया था कि इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? सिलेंटेट एनिमल्स में स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इन दंश कोशिकाओं का पाया जाना सिलेंटेट एनिमल्स की एक विशेषता है। ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं? ये फूड को पकड़ने में मदद करती हैं, फूड को बेहोश करने में मदद करती हैं, एनिमल्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं और दूसरे अन्य काम भी करती हैं। क्योंकि इन दंश कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का पॉइजन भरा होता है, उस पॉइजन से शिकार को बेहोश कर देती हैं और शिकार को अपने बस में ये कर लेती हैं। तो ये सुरक्षा भी करती है और भोजन को पकड़ने का भी काम करती है। कौन? स्टिंगिंग सेल्स या दंश कोशिकाएं। अब ये इतने कैरेक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं माउथ की। वैसे हो चुकी है। तो माउथ के चारों ओर, माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। और इस हाइपोस्टोम के चारों ओर टेंटाकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। ये जो टेंटाकल्स या स्पर्शक हैं, ये प्रे या शिकार को पकड़ने में काम आते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र, और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? श्वसन तंत्र। ये सब अब्सेंट होते हैं, यानी कि टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अंग नहीं पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब हिंदी में क्या? प्रचलन। प्रचलन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो प्रचलन या लोकोमोशन किसके थ्रू होता? मसल्स फाइबर के सिकुड़ने तथा फैलने से होता। तो जो इन एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, प्रचलन होता है, वो मसल्स फाइबर्स होते हैं, पेशीय तंतु होते हैं, उनके सिकुड़ने से तथा फैलने से लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। मेरे साथ बोलो जरा पैटिल वालों, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं बहुरूपता। ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंटेटा फाइलम का एक मुख्य कैरेक्टर है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। कई चेहरे होते हैं, कई मुखौटे लगाए रहते हैं, कई फॉर्म में पाए जाते हैं, कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जब कोई एनिमल्स या कोई व्यक्ति एक से अधिक रूपों में पाया जाता, एक से अधिक मुखौटा लगा लेता, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता। जैसे चाणक्य एक सीरियल है, उसमें घनानंद है। घनानंद बहुरूपिया है, उसने बहुत सारे चेहरे लगा रखे हैं, पहचान ही नहीं पाते कि कौन सा असली घनानंद है। तो एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। क्यों पैटिल वालों? चलो गाना सुनाता हूँ। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, खुद को खुद में ही छुपा लेते हैं कुछ लोग। किसी के आंसुओं पे खुशियों की दुनिया बसा लेते हैं लोग। किसी की तन्हाइयों पे अपनी महफिलें सजा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये तो चेहरे की बात हुई। चलो खैर, आजकल तो है भी यही, असलियत को कोई नहीं पहचानने वाला। अब बात करते हैं
अपनी पुरानी जगह आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म, मैं भी भटक गया। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, मोस्टली दो फॉर्म हैं, एक तो है पॉलिप और दूसरी मेडूसा। यानी कि ये जो एनिमल है सीलेंटेटा फाइलम वाले, इनमें जो बहुरूपता है उसमें दो रूपों में पाए जाते हैं, दो स्टेज में, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म में। ज़्यादातर पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये पॉलिप फॉर्म हो गई, पॉलिप अवस्था हो गई, ये मेडूसा अवस्था हो गई। कैसी हो गई? मेडूसा अवस्था हो गई। अब जो ये जो पॉलिप फॉर्म हो है, ये कैसे? स्टाल्क लेस है, वृंत विहीन है। यानी कि स्टाल्क नहीं होता है इसमें, वृंत नहीं होता, डंठल नहीं होता, और ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। कौन सी? पॉलिप अवस्था। कौन सी? पॉलिप अवस्था। अब मेडूसा की बात कर, एक बात और, पॉलिप जो अवस्था होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज है, अलैंगिक अवस्था है। अब ये दूसरी जो मेडूसा स्टेज या फॉर्म है, ये सेक्सुअल होती है। और कैसी होती है? बेल शेप होती है। बेल शेप मतलब घंटी के आकार की होती है, या प्लेट शेप होती है, प्लेट की तरह होती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें दो प्रकार का जनन है, एसेक्सुअल, हिंदी में अलैंगिक कहते हैं, और दूसरा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो ये दो प्रकार का होता। अब एसेक्सुअली या अलैंगिक जनन वो किसके थ्रू होता? बडिंग द्वारा, कलिका के द्वारा। यानी कि बडिंग का मतलब कली, बहुत सारी कली बनती हैं और बडिंग द्वारा होता है, जिससे क्या बनती है? कॉलोनी बन जाती है। बडिंग द्वारा कॉलोनी बन जाती है बहुत सारी, और वो अलग अलग बर्ड से अलग अलग एनिमल्स बन जाता है। सेक्सुअली यानी कि लैंगिक जनन आप जानते हो, स्पर्म और ओवा ये बनते हैं। स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन होता, उसके बाद क्लीवेज होता, उससे फिर डेवलपमेंट में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट न्यू एनिमल्स बन जाता आगे। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन है मोस्टली एक्सटर्नल, जो निषेचन है वो क्या होता? बाह्य होता। जबकि पोरीफेरा में क्या था? ध्यान रखो, पोरीफेरा में कहाँ था पेट्रल वालों? पोरीफेरा में था इंटरनली, और वो भी था मेजनकाइम में। और यहाँ क्या है? यहाँ है एक्सटर्नल। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं, कोई लार्वा अवस्था नहीं, तो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। यदि इनडायरेक्ट होगा यानी अप्रत्यक्ष होगा, तो उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज, बहुत सारे लार्वा पाए जाएंगे, जैसे कि प्लेनुला लार्वा, मैं क्या बोला? प्लेनुला लार्वा, स्काइफी स्टोमा, क्या बोला? स्काइफी स्टोमा, और ध्यान से देखो इफाइरा, क्या है? इफाइरा, मेरे साथ बोलो, इफाइरा लार्वा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यदि होता तो उसमें बहुत सारी लार्वल कंडीशन, लार्वल स्टेज या लार्वल फॉर्म पाई जाती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण करैक्टर है इस फाइलम का, वो है अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। दोबारा देख लेते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन। हिंदी में कहते हैं इसे पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन का मतलब है कि इसमें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रहती है। तो जब एक पीढ़ी के बाद कोई दूसरी पीढ़ी आती रहती है और दोनों की अवस्थाओं में अंतर होता है, उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। एक के बाद एक पीढ़ी आना, जैसे कि हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे ये क्या है? पॉलिप है। कौन सी अवस्था है? पॉलिप। मेरे साथ बोलो, पॉलिप। और पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल स्टेज है। क्या है? एसेक्सुअल स्टेज। अवस्था कौन सी है? पॉलिप। अब पॉलिप जो जनरेशन है, जो स्टेज है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगी, अलैंगिक जनन करेगी, और एसेक्सुअली जनन करने के बाद क्या बनाएगी? मेडूसा। ध्यान दो जरा, ये मेडूसा। और मेडूसा जो है वो कैसी स्टेज है? सेक्सुअल स्टेज है, लैंगिक अवस्था है।
तो पोलिप जो थी एसेक्सुअल स्टेज, उसने एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया, यानी कि ये एक फर्स्ट जनरेशन हुई, एक पीढ़ी हुई जो कि एसेक्सुअल है। कौन? पोलिप। उसने एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया और कौन सी स्टेज बनाई? मेडूसा स्टेज बनाई। मेडूसा स्टेज किस प्रकार की स्टेज है? सेक्सुअल स्टेज है, ये लैंगिक अवस्था होती है मेडूसा। अब ये मेडूसा रिप्रोड्यूस होगी, मेडूसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, लैंगिक जनन किया और बनाया पोलिप। तो ये पीढ़ी एक के बाद एक आती रहती है। पहले पोलिप बनी, पोलिप से फिर क्या बनी? मेडूसा, और मेडूसा से क्या बनी? पोलिप बनी। तो जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती रहती है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। मेरे साथ बोलो पैटेल वालों, मेटाजेनेसिस। लिख देता हूँ। मेटाजेनेसिस। तो इस प्रकार ये फाइलम सीलेंटेटा के जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हुए। इसमें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ठीक से देख लेना। और ये हमारा टॉपिक अब जनरल कैरेक्टर ऑफ सीलेंटेटा यहाँ पे समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।